अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली ने कल वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है, मगर बजट की जो हतमी शक्ल कल सामने आई है वो हुकूमत के उन दावों से बिल्कुल बरक्स है बजट पेश करने से पहले किए गए थे। क्योंकि 12 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश करने से पहले हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि अगला बजट बुनियादी इस्लाहात का बजट होगा, वफाकी अखराजात को कम किया जाएगा और सूबों पर टैक्स महसूलात की जिम्मेदारी डाली जाएगी। दावे किए गए थे कि टैक्स नेट बढ़ाना हुकूमत का हदफ होगा। जिन तबकों पर पहले से टैक्सों का भारी बोझ है उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। यह भी दावा किया गया था कि ऐसा नहीं होगा कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराद दी जाए। मगर कल जो बजट कसरत राय से मंजूर किया गया है उसने हुकूमती दावों पर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस बजट में कई ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे ये तासुर मजबूत होता है कि ये एक इस्लाहात का बजट नहीं है बल्कि कई एतबार से अशराफिया को मजीद रिलीफ देने का बजट है, जिसकी कुछ मिसालें और मवाजना आपके सामने रखते हैं, जिससे ये वाजे होता है कि बजट में आम आदमी पर तो बोझ बढ़ाया गया है मगर अशराफिया को रिलीफ दिया गया है। अहम बात यह कि एक तरफ तो तनख्वाहदार तबका जो पहले से ही और रिटेलर से तकरीबन 200% ज्यादा टैक्स दे रहा था, उन पर बजट में पहले इनकम टैक्स स्लैब्स में तब्दीली करके तनख्वाहदार तबके पर मजीद 75 अरब रुपए का टैक्स का बोझ डाला गया। और कल जो बजट मंजूर हुआ है उसमें मजीद तरमीम करके माहाना 8,30,000 रुपए की आमदन पर 10% का मजीद सरचार्ज भी लगा दिया गया है। यानी तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह 39% से 50% तक पहुंच गई है। और अलमिया यह है कि जिस बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदारों के इनकम टैक्स में मजीद इजाफा किया है, उसी बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा कर दिया है। यानी अगला पूरा साल निजी मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को फंड करते रहेंगे। इसके अलावा एक तरफ तो हुकूमत ने बजट में पैकेज दूध पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 18% का GST लगा दिया है, मगर दूसरी तरफ हाजिर और रिटायर्ड सरकारी और फौजी अफसरान की जायदाद की फरोख्त पर इनकम टैक्स की छूट दे दी है। यानी इन दोनों मिसालों से ये वाज़े होता है कि निजी मुलाजमीन हर लिहाज से नुकसान में होंगे और सरकारी मुलाजमीन मज़े में होंगे। इसी तरह हुकूमत ने जहां बजट में बिजनेस क्लास की टिकट्स पर FAT में इजाफा कर दिया है, वहीं इकोनॉमी क्लास के टिकट्स पर टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे 55 अरब रुपए मजीद इजाफा टैक्स जमा करने की उम्मीद है। यानी हुकूमत ने इकोनॉमी क्लास में बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों, जिनमें से अक्सरियत उन लोगों की होती है जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके फ़िज़ाई किरायों में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 150% से बढ़ा दिया है। जिसके बाद बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वालों के किरायों में 12,500 रुपये तक का इजाफा होगा। अब हुकूमत ने आम आदमी के एयर टिकट्स पर टैक्स में इजाफा कर दिया है कि इसी के साथ साथ हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की मराद में इजाफा कर दिया है, क्योंकि कल मंजूर होने वाले बजट में कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है और इसके साथ साथ सालाना मुफ्त टिकट्स की तादाद को भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। और ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरमीम के जरिए किया गया है, जिसने बजट मंजूरी से पहले बजट को मुस्तरद कर दिया था और आसफा भुट्टो जरदारी ने खुद इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया था। मगर पीपल्स पार्टी बजट में अवाम को तो खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिलवा सकी, लेकिन उसके अरकान ने अपनी मरात में इजाफा जरूर कर लिया है। इसी तरह वजीर आजम ने इस बजट में स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन पर टैक्स की तजावीज़ तो मुस्तरद कर दी है और सिगरेट के फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 60% से कम करके 55% कर दिया है। मगर इसी के साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो जाएगी। अब यह है वो बजट जिससे पहले टैक्स नेट बढ़ाने के दावे किए गए थे और बुनियादी इस्लाहात के वादे किए गए थे। यह भी कहा गया था कि अगले बजट में सूबों की जिम्मेदारियां मुंतकिल की जाएंगी, जमशुदा वजारतें खत्म की जाएंगी, सूबे BISP समेत दीगर अखराजात में अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि सूबों से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने का मुतालबा भी किया जाएगा। मगर कल जो बजट मंजूर हुआ है उसमें ये दावे ही रह गए हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है शहबाज जैदी साहब ने, साबिक FBR चेयरमैन। शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, पहले बजट पेश हुआ, कल तरमीम के साथ मंजूर भी हो गया कौमी असम्बली से, जो पहले दावे किए गए थे एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, इस्लाहात देखने में आएंगी और अशराफिया पे बोझ डाला जाएगा, आम आदमी जो पहले ही टैक्स दे रहा है उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा, क्या ऐसा ही पाया आपने इस बजट को या बिल्कुल जो दावे थे उनके बरक्स था ये बजट? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो बात सिर्फ ये लफाजी थी कि हम आम आदमी को रिलीफ देंगे, मगर शहजाद साहब बात बड़ी सिंपल सी है। अब इस बजट को देखते हुए मुझे ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इस वक्त सिर्फ एक लाइन है, वन लाइन है कि किसी तरीके से हम IMF से अगला एग्रीमेंट कर सकें और हमें पैसे मिल जाएं
तो हम पाकिस्तान की मईशत को चला सके। मैं भी IMF के साथ जाना चाहता हूं, मुझे कोई शक नहीं है, मगर सवाल ये है कि IMF पे जाने के लिए जो रास्ता गवर्नमेंट अपना रही है वो आसान तरीन रास्ता है कि जो टैक्स दे रहा है उससे टैक्स ले लें। और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक एग्रीकल्चरिस्ट और दुकानदारों को बचाकर ले गए, और जो मजलूम दरमियान में फंसे हुए थे वो फंसे रहे। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक काम पीपल्स पार्टी ने किया है, जो ये कह रहे थे कि वो बजट को रिजेक्ट करेंगे या बजट को कबूल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कल जब बजट उन्होंने पास किया है तो क्या तब्दीली थी 12 तारीख से बजट में और कल के बजट में, जिसके ऊपर उन्होंने ये सौदेबाजी की है। मैं लफ्ज़ सौदेबाजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बल्कि हमने तो ये देखा है शफी साहब कि कल जो बजट पेश किया गया उसमें तो कुछ मजीद ऐसी इकदाम लिए हैं जिससे एक आम आदमी मुतासर होगा। और मैं बारी बारी आप से बात करना चाहूँगा इन पे। जो सैलरी क्लास है या नॉन सैलरी क्लास है उस पर पहले ये कह रहे थे कि स्लैब्स की वजह से ज़्यादा बोझ आएगा, अब मजीद 10% सरचार्ज लगाने की क्या तुक बनती है? पहले हुकूमत जस्टिफाई कर रही थी, देखे कि 70-80 अरब रुपए का इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मजीद 10% सरचार्ज, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, बात यह है कि उनको ये नज़र आ रहा है कि वो जो IMF है वो ये कह रही है कि आपने जो 13,000 का टारगेट दिया है वो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि जब आप ग्रोथ से पूरा करते हैं कि आपकी मईशत तरक्की करती है तो उससे टैक्स ज़्यादा आता है तो ग्रोथ से आ जाता है। दूसरा होता है कि आप टैक्स का रेट बढ़ा दें, उसमें ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है मगर रेट बढ़ के पैसे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को, IMF को ये यकीन आ चुका है कि हमारी अगले सालों में ग्रोथ नहीं आने वाली, मगर उनको पैसे भी चाहिए। तो उसका एक ही रास्ता बनता है कि आप टैक्स का रेट बढ़ाकर उसको कर दें। अब इसकी बात पाकिस्तान में मुझे ये बताइए, जब पाकिस्तान में सैलरी का रेट 50% टैक्स रेट होगा और दुबई में टैक्स रेट 90%, 9% है मैक्सिमम, तो पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी लोग क्यों पाकिस्तान में नौकरी करेंगे? वो दुबई में जाकर आधी तनख्वाह में नौकरी क्यों नहीं कर लेंगे? मुझे समझा दें ये बात। तो शफी साहब, जो पहले जो हुकूमत के दावे थे उसमें तो फिर ये करना चाहिए था कि सूबों के साथ बैठते और डिस्कस करते कि कैसे सूबे अपना कलेक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर पे कहाँ का टैक्स लग सकता है, रिटेलर्स के हवाले से, मतलब ये क्यों नहीं किया गया फिर? सर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ना शहजाद साहब, आप लोग बात को नहीं समझ रहे। देखिए, उनके अपने वोट बैंक्स हैं, वो अपने वोट बैंक की सियासत को खराब नहीं करना चाहते। उनका वोट बैंक है ट्रेडर्स का, उनका वोट बैंक है बिल्डर का। आपने देखा बिल्डर वाला लॉ, बिल्डर में पॉजिटिव आ गया। आपने कहा आर्मी वाले अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराएं, उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो मैंने कल पहले भी कहा था, मुझे ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, मगर ये तो एक FBR के सेक्रेटरी लेवल का बजट है। ये किसी समझदार आदमी ने तो नहीं बनाया ना, ये तो मुझे सेक्रेटरी जो बनाते हैं बेचारे, उन्होंने बना के दे दिया, इन्होंने आगे कर दिया, क्योंकि इन्हें तो 12,970 की फिगर पूरी करनी थी, वो उन्होंने कर दी है पूरी, दैट्स ऑल। इसका कोई ताल्लुक मईशत से, आगे वाली फ्यूचर से, एम्प्लॉयमेंट से, ग्रोथ से, इन्फ्लेशन से, किस पे कितना बोझ पड़ रहा है, ये नहीं है। क्योंकि ये आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी के सामने ये कागज रखेंगे तो वो ये कह देगा आपको कि हाँ ठीक है, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है कर लें इकट्ठे, पैसे इकट्ठे तो बत्ता लेने वाला भी कर लेता है। ये वही वाला केस है। जो अखराजात कम करने की बात हो रही थी उस पर भी सिर्फ ये कहा गया है कि कमेटी देख रही है कि कौन से डिपार्टमेंट्स कम कर रहे हैं, जबकि पहले सबको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद अब बहुत सारे महकमे वफाक में होने की जरूरत नहीं है। आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया, यानी कि जो सैलरी क्लास है वो इजाफी टैक्स देगी और उससे आप फंड करेंगे उन सरकारी मुलाजमीन की जो इंक्रीमेंट है, जो उनको इजाफा मिला है। देखिए मेरी बात सुने, जब आपके पास 62 मिनिस्ट्रियां थी और हमने ये पहले बात की थी कि 62 डिवीजन को कम करके 11-12 डिवीजन होने चाहिए, ठीक है, तो आपने, मुझे तो कोई नजर नहीं आता है कोई डिवीजन आपने फेडरल गवर्नमेंट का खत्म किया है, बल्कि अब आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रखा हुआ है और आपने नया डिवीजन बना दिया SIFC का। देखिए शहजाद साहब, अब हमें टाइम आ गया है कि हम सच बोलें। अब अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है तो SIFC अलग चलेगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग चलेगा? मुझे ये सवाल का जवाब दे दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डजंट मेक सेंस। सवाल है ना मेरा, आपसे सवाल है ना जी कि आपके पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, बंदा बैठा हुआ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। अब आपने ऐलान कर दिया कि SIFC का अलग डिवीजन होगा, ठीक है, फिर है ना, जरूरत है आपको, तो आपने तो फेडरल गवर्नमेंट का साइज बड़ा कर दिया, छोटा तो नहीं किया ना। जी बिल्कुल किया, और फेडरल गवर्नमेंट का साइज भी उतना ही है, बड़ा कर दिया बल्कि, और मराद भी उनको ज़्यादा दे दी गई। एक मुझे याद है आपने बजट के फ़ौरन बाद ये कहा था कि ये प्लॉट्स के जो सेल और ट्रांसफ़र पे FED कैसे लगा दिया। FED तो मुख्तलिफ गुड्स पे लगता है, लेकिन अब जो आबाद वाले हैं वो एक और चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि कल जो ग्रॉस रिसीट है
उस पर 10 से 15% जो है वो मजीद टैक्स लगा दिया गया है। और उससे कह रहे हैं कि हम कैसे इसको करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही अपार्टमेंट या फिर प्लॉट्स वगैरह खरीद चुके हैं, 2-3 साल की पेमेंट कर चुके हैं, अब ये ग्रॉस रिसीट पे जो टैक्स है ये मजीद कैसे होगा? और अगर हम पास ऑन करेंगे तो कंज्यूमर के लिए ये और महंगा पड़ेगा। नहीं, मगर देखें वो बात उसमें वो जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आबाद की पोजीशन जो भी है वो है, मगर ये शायद डिमांड इनकी तरफ से ही गई थी कि हमें नेट इनकम पे टैक्स नहीं करें, ग्रॉस रिसीट पे टैक्स करें। हो सकता है रेट पर झगड़ा इनके साथ हो गया हो, मगर ये देखिए मगर इसको शहजाद, इस पूरी डिस्कशन को आप समेट लेना इस बात के ऊपर कि क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जो हमें कोई सिमत नजर आ रही है कि ये हमें इस सिमत पे हम जा रहे हैं। रिटेलर, होलसेलर, आड़ती, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें जो हैं, क्या हमने कोई ऐसा काम किया है इस बजट में या इस डिस्कशन में? या अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो मुझे ये बताइए कि एक तो पीपल्स पार्टी की, एक तो गवर्नमेंट थी PMLN की, पीपल्स पार्टी वालों ने सौदा कर लिया, MK वालों ने सौदा कर लिया, जो अपोजिशन थी PTI वाली, उन्होंने भी कोई रोल अदा नहीं किया ना, वो भी तो कोई सामने तजवीज नहीं लाए ना। देखिए हमारी, या तो आप पार्लियामेंट में नहीं बैठे, जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं तो सामने वाले के सामने ये रखे कि भाई ये बजट तुम्हारा है, हम समझते हैं कि ये बजट इस तरह होना चाहिए, जिसको शेडो कैबिनेट कहते हैं, शेडो बजट कहते हैं। साहब, हर साल हम ये बात करते हैं कि नहीं, अब अंदाजा हो गया है कि पानी जो है वो सर से ऊपर निकल गया है, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो अगर अब भी नहीं किया, जिस हुकूमत को एक सपोर्ट है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की भी, SIFC में वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मगर मुझे शहजाद साहब आप ये बताएं ना कि SIFC में सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक SIFC में कितने पैसे आए? हमने ये हुकूमती अरकान से सवाल किया, वो कहते हैं कि देखिए टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ऑब्वियसली कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरब की, UAE की, जो कि ज़्यादातर G2G हैं, वो कह रहे हैं कि इस पे जो है आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। नहीं, मैं इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर मुझे ये बता दें कि क्या माहौल पाकिस्तान में फेडरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बना हुआ है इस वक्त? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन में जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये समझा देना, मुझे ये दो बातें क्यों कर रहे हैं आप अलग अलग? एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे साथ टेररिस्ट ऑपरेशन हो रही है, मेरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, रोजाना सुबह शाम आप अजीब अजीब तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं, ठीक है, आप इद्दत के केस के ऊपर मुल्क को चला रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना सर। मुझे बताइए ना कि एक जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका जो केस पड़ा हुआ है इस वक्त, इसके बेस पे वो जो पोजीशन है वो एक इद्दत का केस है, वो तो उसका तो नाम लेना भी शर्म आता है हमें मीडिया पर। बताएं ना, आप ये समझाएं मुझे, बात समझा दें मुझे जरा। सही। अब इस हवाले से तो जो चाइना है पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करने का दावेदार भी रहा है, और हमारे साथ CPEC में भी है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि जो अंदरूनी इस वक्त पॉलिटिक्स है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ये सारे इंस्टेबिलिटी के जो इशूज हैं। जी, ये मुझे चाइना की इन्वेस्टमेंट बताओ ना जो आने वाली है, समझाओ जरा मुझे, क्या कह रहे हैं? कौन सी इन्वेस्टमेंट आने वाली है चाइना? जी जी जी, आप बताएं ना, चाइना की इन्वेस्टमेंट कौन सी आने वाली है, बताएं मुझे, समझा दे जरा, ये वाला प्रोजेक्ट आने वाला है, एक का नाम देना मुझे, बताएं। तो अब मुझे बताएं कि क्योंकि आज भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ ये तज़ीब किए जा रहे थे कि डेट के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किलात में है, हमारा 85% 95% रेवेन्यू जो है वहीं पे खर्च हो जाता है, तो फिर इसको मैनेज कैसे करेंगे? ये इसी साल इस तरीके से जो बजट बनाया जो हम हर साल देखते हैं उस तरह की से मैनेज हो जाएगा ये साल? देखो, मैंने पहले भी तुम्हें शहजाद एक बात कही थी कि मुझे भी पाकिस्तान की माशी मजबूरियों का इदराक है, मैं भी समझता हूँ क्या मजबूरियां हैं, मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं, तो उसका इलाज ये नहीं है कि आप ये खड़े होकर कहें कि हम मुश्किलात में हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं, मगर ये कहना कि हमने ये सही कर दिया है, बस अगले साल इस बजट के बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी और पाकिस्तान मसाइल से निकल गया। आप लोगों को मसाइल का इदराक दिलाएं, इस बात का यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान के ऊपर से अब पानी सर से गुजर चुका है और इसमें तमाम लोग शरीक हो। जब तक आप ये एहसास नहीं दिलाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये कह के कि जी बस ये बजट जो है ये तारीखी है और ये गरीब आवाम का है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको ख़राब करता है, अच्छा नहीं करता किसी के लिए। ये मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम लोगों को ऐसी बातें करते हैं, ये बिल्कुल सही, अगर ये खड़े होकर ये कह दें कि जी हमारे पास चॉइस नहीं है,
हमें हाईवे में जाना है, हमें ये करना ही करना है, हमें कोई हमारे पास लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उसके भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं पे बोझ डालें जिन पे पहले भी आप डाल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, FBI के साबिक चेयरमैन। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और मौजूद पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैद के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात चले आ रहे हैं उसने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान और सेनेटर शिबली फराज समेत पार्टी की मौजूदा क़यादत को अंदर और बाहर से शदीद तनकीद का सामना है। पार्टी के बाज़ रहनुमा मौजूदा क़यादत पर यह ताने कस रहे हैं कि वो ओहदों की खातिर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं, तो पार्टी के बाहर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान की मुसलसल कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को सूट करती है, इसलिए वो ना बाहर निकल रहे हैं और ना ही बड़े नामों को पार्टी में वापस आने दे रहे हैं। मगर पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने इन आवाज़ों को भगोड़ा और टाउट करार देकर ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। अहम बात यह कि 3 रोज़ पहले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, जिसे पार्टी में जारी इख्तलाफात से जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था। जबकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने भी पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी होने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया पार्टी की क़यादत पे कि मखसूस लोग बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। इन लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं, हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। बदकिस्मती यही है कि सारे फैसले के बेनिफिशरी यही लोग हैं और इनके ख़ानदान और दोस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं उनका हल क्या है, ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे, और इसके अलावा इस वक्त जो रिजर्व सीट का केस है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अली मोहम्मद खान। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पार्टी में इख्तलाफात की खबरें पहले भी आती रही, फिर हमने देखा कि उमर अयूब साहब ने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया कि बानी PTI इमरान खान ने मेरा इस्तीफ़ा बतौर सेक्रेटरी जनरल कबूल कर लिया है। कल आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और उन पर एतमाद का इजहार किया जाता है और कहा गया करारदाद के जरिए कि हम सिफारिश करेंगे कि इमरान खान दोबारा उनको रीइंस्टेट करें एज सेक्रेटरी जनरल। लेकिन फिर हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब जो कि कोर कमेटी के मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि मखसूस लोग इमरान खान से मिलते हैं जेल में जाके और वही इस सारे निज़ाम के इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। ये क्या मामलात हैं? आप लोग कहते हैं कि इजलास में तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं लेकिन इख्तलाफात की खबरें तो अभी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेरी जमात है, ये तो आरजी सी पनाह ली है हमने अपनी रिजर्व सीटें बचाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उनके भी शुक्रगुजार हैं साहबजादा हामिद रजा साहब के कि इन हालात में बड़े बड़े सूरमा जब नहीं टिकते तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी जमात का प्लेटफॉर्म ऑफर किया। दलेर आदमी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए शहजाद भाई, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ना कोई ऐसा ग्रुप है, क्योंकि मैं तो पार्टी के अंदर का आदमी हूँ और 1 दहाई से ज्यादा हो गया है और 1 दहाई से ज्यादा पार्लियामेंट में मैंने वक्त गुजारा है। ना कभी इमरान खान साहब से कोई ओहदा मांगा है और ना मेरे पास कोई ओहदा है। एज अ कारकुन मैं काम करता हूँ और एज अ कारकुन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। थोड़ी बहुत अनबद हम जमात में होती है, लेकिन चूंकि खान साहब खुद जेल में है, पहले वो चीजें खुद देखा करते थे, चूंकि अब वो जेल में है तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए मीडिया पे। लेकिन बहरहाल मैं किसी ऐसे तासुर को रद्द करता हूँ, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना कोई ऐसा ग्रुप है, ना कोई ऐसी लड़ाई है जो कि बहुत ही कोई बड़ी हो। थोड़ी बहुत ऊंची नीच हर जमात के अंदर होती है। किसी भी जमात को आप देख लें, ANP, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, हर में कोई ना कोई बात होती है। कोई ऐसी अलार्मिंग बात मेरे ख्याल में नहीं है। जहां तक उमर अयूब साहब की बात आपने की है, बिल्कुल कल पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको सराहा है, उनकी खिदमात को सराहा है और उनसे इस्तदा की है कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। बहरहाल आखिरी फैसला। लेकिन अली साहब थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि होनी भी चाहिए, इख्तलाफ राय तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोग एक ही पेज पर हो, लेकिन इस हद तक बात पहुंच जाना कि कोई इस्तीफा दे दे। और जब इस्तीफा आया उमर अयूब साहब का तो मरवत साहब बैठ के कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, शिबली फराज को भी देना चाहिए। शंदाना साहिबा कहती हैं कि शरियार इस्तीफा देंगे, मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। ये सब कुछ तो छोटी मोटी बात तो नहीं हुई ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे इख्तलाफात हैं। नहीं, ऐसा नहीं है शहजाद भाई। मैं इस पर मुझे आप अगर इजाजत दे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं। हम वो लोग हैं, जैसे मैं हो गया या
कुछ और हमारे मैं तो अपने आप को अब भी सीनियर नहीं कहता, लेकिन एक दहाई से ज्यादा हो गया है पार्लियामेंट में इमरान खान साहब के साथ काम करते हुए। पार्टी में तो उससे भी ज्यादा वक्त हुआ है, क्योंकि पहले पार्टी में उसके बाद मैंने बना। हमने खान साहब के साथ नजदीक काम किया, कोर कमेटी में उस वक्त खान साहब के साथ वक्त गुजारा। एक दौर था जब इस जमात में जस्टिस वजीउद्दीन साहब जैसे बड़े बड़े स्टालवर्स थे, हाशमी साहब जैसे लोग थे। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का दौर आया, फिर उसके बाद वजारत उज़्मा का दौर आया, फिर खान साहब की असीरी का दौर आया। तो नजदीक काम करने की वजह से हम चीजों को समझ गए थे। पार्टी के अंदर पहले भी थोड़ी बहुत अनबन होती थी खान साहब के होते हुए भी, लेकिन वो पार्टी के अंदर हम डिस्कस करते थे। क्योंकि अब खान साहब नहीं है तो कुछ लोग नासमझी में, मैं कहूंगा कि अंदर की बातें मीडिया पे कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता किसी ने बदनीयती से किया होगा, इन सब लोगों की खिदमत हैं। मैंने आज भी इस पे बात की है और आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ कि ना पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना कोई इसमें कोई बड़ा खुदा न खास्ता कोई ग्रुप है, ना कोई पश्तून पंजाबी की कोई लड़ाई है। एक ही फोकस है। मैं आपकी राय इसमें जानना चाह रहा हूं अली साहब, क्योंकि आपकी पार्टी में ये तो वाजे दो राय हैं और जैसे भी सेट के दो राय हो सकती हैं। एक राय ये है कि लीगल स्ट्रैटेजी टीम की ठीक नहीं है, कानूनी टीम की, वरना इमरान खान अब तक बाहर आ जाते। एक राय ये है कि मैंडेट हासिल करने के लिए जो सड़कों पर निकल के जद्दोजहद करनी चाहिए थी, जल्द से करने चाहिए थे, धरने देने चाहिए थे, उसमें भी पार्टी नाकाम हो गई है। आपकी क्या राय है? जो लीगल टीम की स्ट्रेटेजी अब तक कामयाब रही है और हालात ही ऐसे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, उसमें टीम का कोई कसूर नहीं है, और जो सड़कों पर निकलने की एहतजाज की बात है वो अगर नहीं हो रहे तो हिकमत अमली के तहत नहीं हो रहे, या पार्टी उसमें नाकाम हो गई है करने में? आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं इस पर। शहजाद भाई देखिए, मैं खान साहब की लीगल टीम का एक तरह से हिस्सा हूँ। मैं खुद तो केसेस नहीं लड़ता, लेकिन लॉ की बैकग्राउंड की वजह से 10 साल से मैं उनकी जो लीगल टीम होती है उससे किसी न किसी लेवल पे कनेक्ट होता हूँ। लेकिन जो मौजूदा जो लॉयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी जानिबशानी से काम किया है। मैं किसी को खुश करने के लिए लफाजी नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। सलमान सफ्तर साहब ने मेहनत की है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब का अगर मैं जिक्र ना करूँ तो बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। और भी सीनियर वकला हैं, उन लोगों ने, अली जफर भाई ने मेहनत की है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि केसेस की भरमार कर दी गई है इमरान खान साहब के खिलाफ, और आप एक केस में रिलीफ लेते हैं 10 और तैयार होते हैं। तो वो हालात ऐसे हैं कि एक तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लीगल टीम खुदा न खास्ता उनकी कोई कमजोरी है जिस वजह से वो नहीं आ रहे। जैसे अब ये इद्दत केस है, इद्दत केस में मैं समझता हूँ कि ये पिछले 2 दिन पहले जो फैसला आया वो नहीं, बल्कि महीना पहले जो फैसला आना था जिसको रोक दिया गया, उसमें ही खान साहब बाहर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं, जिसकी तरफ 6 जजेस के लेटर ने भी जो है वो इशारा किया था। ये जराए से खबर भी आई है कि क्योंकि आपने कहा उमर अयूब साहब के साथ जो हुआ 2 दिन पहले गलत हुआ, रिपोर्ट आई है और पीटीआई ने रिपोर्ट जो तरतीब करके कहा है कि इमरान खान को देंगे, उसमें शेर अफजल मरवत पे जिम्मेदारी डाली गई कि उनके ये कारकुनान थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ऐसा ही है, उन पे आती है सारी चीजों की जिम्मेदारी? मेरी नजर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेरी नजर से नहीं गुजरी। कारकुनान तो किसी के नहीं है, ना मेरे हैं, ना उमर अयूब साहब के हैं, ना शेर अफजल भाई के हैं। कारकुनान तो इमरान खान साहब के होते हैं। अगर किसी शख्सियत के हैं, मुझे नहीं पता, अगर किसी ने किया है तो गलत किया है, अगर किया है, लेकिन मेरी नजर से ऐसी रिपोर्ट नहीं गुजरी, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आपके ख्याल में ये जो पार्टी में इस वक्त जो सारा एक हम कह रहे हैं इख्तलाफात और बहुत सारी चीजें मीडिया पे आना, ये बुनियादी जिम्मेदारी आपके ख्याल में शेर अफजल मरवत साहब पर आती है, क्योंकि कई चीजों पर उन्होंने आके पब्लिकली इख्तलाफ किया है चीजों? नहीं, मैं अपने कोलीग पे पब्लिकली कोई कमेंट नहीं करूंगा। उनके हवाले से कोई बात होगी तो मैं उनको पर्सनली या पार्टी मीटिंग में कह दूंगा। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूँ, पीटीआई में ना कोई ग्रुप है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है और उसका नाम है टीम इमरान खान। इमरान खान के साथ खड़े हो तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो फिर आपकी पीटीआई में कोई जगह नहीं है। अली महमूद खान साहब, कल फैसल वाडा साहब हमारे शो पर मौजूद थे, आपके साबिक साथी। उनसे मैंने कहा कि आपने फैसले से कोई 6-8 महीने पहले बता दिया था कि इलेक्शन में बल्ला नहीं होगा। बाद में हमने देखा कि ईसीपी का यही फैसला आया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब मैंने उनसे पूछा, ज़रा बताइएगा कि क्या हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी ये कायम रहेगी या नहीं? तो उन्होंने कहा, मैं इस केस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ये अदालत में है, लेकिन ये आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ को मायूसी होने वाली है, बड़ी मायूसी होने वाली है। तो आप भी क्या तैयार हैं इस मायूसी के लिए, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? इससे बड़ी मायूसी या इम्तिहान क्या होगा? मायूसी का लफ्ज़ ठीक नहीं है। इम्तिहान क्या होगा कि उम्मत का लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो इस 75-73 साल की उम्र का है, उसको एक भट्टी में झोंक दिया गया है इस सजा में कि उसने इस मुल्क के लिए स्टैंड क्यों लिया। बड़ा आसान होता है शहजाद भाई, सर झुका के सब कुछ मिल जाता है।
सर झुका के सब थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा अपनी खुदी की कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सब चीज आपके पैरों में होती है। लेकिन अगर आप स्टैंड लेते हैं इस उम्मत, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, फिर आपको अडियाला की भट्टी का भी सामना करना पड़ता है, आपको फिर 6x8 की चक्की में भी पिसना पड़ता है। कोई बात नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा, खान निकल जाएगा। ये जो मालूमात देते हैं फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा और होगा वही जो आप अवाम चाहेंगे। और अवाम के दिल में क्या है वो सबको पता है कि अवाम ने अपने लिए एक लीडर चुन लिया है जो अडियाला में कैदी नंबर 804 है। लेकिन मेरा सवाल इससे मुख्तलिफ था, उन्होंने कहा मायूसी होगी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ फुल फोर्स से पार्लियामेंट में आएगी, हमें हमारा मैंडेट वापस मिलेगा, हम अपनी जिद्दोजहद करेंगे। जिद्दोजहद की शक्लें बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं, अल्टीमेटली क्या है, रोड पे आना पड़ेगा, फिर जेल जाना पड़ेगा, तो एक बार चले गए अब तो काम आसान हो गया। अली साहब, आपने क्यों प्रोग्राम के इब्तिदा में ही कहा आपने कि हमने ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो हम SIC में गए, हमारी असल पार्टी PTI। अब जो रिमार्क्स आपने सुने होंगे इस दौरान, ये जो टेलीकास्ट भी हो रही है समात, उसमें ये इस तरह की राय आई है, अभी तक हतमी फैसला नहीं आया इसलिए उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये राय सामने आई है कि अगर ये लोग इलेक्शन के बाद SIC की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते, क्योंकि बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो थी, तो बड़े आसानी से आपको सीटें मिल जाती, क्योंकि PTI ने तो रिजर्व सीटें भी जमा करवाई गई थी। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? और क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे कानूनी फैसलों में आप कहीं ना कहीं लूप में रहते हैं, तो आपके ख्याल में कहीं ना कहीं फैसला दुरुस्त होता अगर PTI में शामिल होते आप लोग? तो पार्लियामेंट्री पार्टी में शहजाद भाई जब इस पर डिस्कशन हुई, बहुत सी आराम आई, मैंने राय ये दी थी कि हमें PTI में ही जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अदालत में से लड़के फिर PTI में चले जाएंगे। लेकिन फिर एक राय ये आई कि हमें SIC में इसलिए जाना चाहिए कि SIC के पास इंतखाबी निशान था और तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया, तो SIC ने हमारे पास रिजर्व सीट्स मिलने का इम्कान ज्यादा है। उस वजह से फिर मैंने अपनी बात वापस ली और बहुत से दोस्त जो थे उन्होंने भी एग्री किया, उन्होंने कहा ठीक है, फिर अगर रिजर्व सीट्स के बचाव की बात है तो फिर SIC में आर्जी तौर पे चले जाते हैं, जब वो मिल जाएंगी तो फिर एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी आप उसको PTI में जम कर लेंगे। अदरवाइज हमारी सबकी ख्वाहिश ये थी कि हम अपनी पेरेंट जमात में ही जाते, क्योंकि हमारी जमात ही PTI है। हम उन लोगों में से तो है नहीं कि कभी इस घोंसले में, कभी इस घोंसले में, कभी यहाँ ताक जांग, कभी वहां ताक जांग। हमारी तो जमात ही पहली और आखिरी। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बताइए आपने, क्योंकि आपने कहा आपकी ये राय थी PTI में जाना चाहिए, क्यों दूसरों को ये लगा कि SIC में जाएंगे तो रिजर्व सीट मिलना आसान हो जाएगी? क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना SIC ने लड़ा ना PTI ने लड़ा, लेकिन PTI ने लिस्ट जमा करवाई थी, SIC ने तो वो भी नहीं करवाई थी। फिर ये आरा क्यों सामने आई, ये राय क्यों सामने आई कि अगर SIC में जाएंगे तो रिजर्व सीट हासिल करना ज्यादा आसान होगा? उसमें एक वजह जिस तरह मैंने आपकी गोश गुजार की शहजाद भाई, वो ये आई कुछ पार्लियामेंटेरियंस या वकला की तरफ से कि SIC के पास इंतखाबी निशान है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उसमें जाने के बाद आपको एक ज्यादा अच्छा चांस होगा रिजर्व सीट्स मिलने का, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया था और SIC के पास घोड़े का निशान मौजूद था। तो एक ऐसी जमात जो इंतखाबात में बतौर जमात उसके पास निशान था, उसमें हमारे वकला और कुछ सीनियर लीडरशिप की राय ये थी कि इसमें चांस ज्यादा है कि हमें रिजर्व सीटें खवातीन और अक़लियत की मिलें, वरना कौन अपनी जमात छोड़ता है। सही। इसी केस से मुतल्लिक जो पहले 3 मेंबर बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल किया था, उसमें आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का इजाफी नोट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बादियों नजर में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बल्ले वाला फैसला था उसको ECP ने गलत इंटरप्रेट किया है। सियासी जमात खत्म नहीं हुई थी PTI, और PTI इलेक्शन लड़ सकती थी, सिर्फ निशान उनसे लिया गया था। ये बादियों नजर में उन्होंने लिखा है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली इसके जो दूसरा केस है वो जारी है। आपको लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन जो है दुरुस्त है और ECP की गलती है, उसने गलत इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला? बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है और वाज़ेह है कि उनका मैलिस नजर आता है। हम सबको खदशात हैं कि बदनीयती थी, हमारी जमात को ये खदशात हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए था, कभी भी किसी बड़ी जमात से जनरल इलेक्शन में इंतखाबी निशान नहीं छीना गया। हाँ, मुस्लिम लीग नून से एक दफा छीना गया, लेकिन वो सेनेट इलेक्शन में था जो इनडायरेक्ट होता है। अवामी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिससे इलेक्शन से 20 दिन पहले इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया। ये तो अल्लाह करे
अल्लाह भला करे पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने हमारे निशान चुन चुन के हमें वोट दिया और हमें 2/3 अक्सरियत से कामयाब किया। 178 इज द मैजिकल फिगर जो हमें मिला है, जो हमसे छीन लिया गया। बावजूद तमाम फसाइद के वी आर स्टिल एट 90 प्लस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जब इलेक्शन के बाद पार्टी में डिस्कशन हो रही थी तो उनकी राय ये थी, उनकी अपनी ज़ाती राय थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहिए, वो हमारी जमात है। लेकिन जो अक्सरियती राय थी वो थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, क्योंकि उस जमात के पास इलेक्शन सिंबल है तो उसको रिजर्व सीट्स मिलने में आसानी होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कशीदगी की जो फिजा कायम हुई थी वो अब भी बरकरार है और आज इस हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हसास इदारे की जानिब से मुबैना हरसानी के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने एजेंसियों की अदलिया में मदाखलत रोकने के लिए अहम अहकाम जारी किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस, ISI, IB और तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को ये हिदायत जारी करें कि एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से राब्ता ना करें। इसके अलावा अबूरी हुक्मनामे में कहा गया है कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें और ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतालिका जज से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। हुक्मनामे में यह SOP भी तय की गई है कि ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें और पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियाद पर फैसला भी करें, जबकि ATC जज सरगोदा की मुबैना हरासानी के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे और अदालती अमले की तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 जुलाई तक इन SOPs पर अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म भी दिया है, इसलिए अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म ऑफिस इन हिदायत पर कब तक अमल करता है। अहम बात यह कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने वाले साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक ने सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खत पर 13 जून को असखुद नोटिस लिया था और DCP सरगोदा और RO CTD सरगोदा समेत मुतल्लका हुकाम को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस भी जारी किए थे, जबकि जज की हरासानी का ये मामला 7 जून को लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में आया था, जब रजिस्ट्रार ऑफिस को जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से एक खसूसी रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 मई को ATC सरगोदा का चार्ज संभालने के पहले ही दिन उन्हें एक पैगाम पहुंचाया गया था कि हसास इदारे के कुछ हुकाम उनसे चेंबर में मिलना चाहते हैं, मगर उन्होंने हसास इदारे के हुकाम से मिलने से इनकार किया, जिसके बाद उन्हें और उनकी फैमिली को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है। इस अहम मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की शिकायत पर कार्रवाई जारी थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हो गई, जिसके बाद उन्होंने असखुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत को भेज दिया था। और अहम बात यह है कि 14 जून को इसी केस का हवाला देते हुए साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अदलिया इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है और जजेस ने दिलेरी से इस मुदाखलत का मुकाबला करना है। इसीलिए मैं आज कह रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर रहे थे, ताहम अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी जगह लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, ये मामला भी अब दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए पहले ही कई क्यासराइयों और चमागोइयाँ जारी थी कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज की जगह सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर मौजूद खातून जज जस्टिस आलिया नीलम को भी चीफ जस्टिस लाहौर बनाया जा सकता है। जबकि 2 रोज़ पहले इस अहम तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसने इन इम्कानात को मजीद गहरा कर दिया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सिर्फ सीनियरिटी के असूलों पर अमल करते हुए सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस लगाने के बजाय ओहदे के लिए 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिस पर 2 जुलाई को अब फैसला किया जाएगा। जबकि अहम बात यह कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर प्रीमियर जज की हैसियत से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खतूत लिखकर यह मुतालबा कर चुके हैं कि जजेस की तकर्री में सीनियरिटी का असूल मद्देनजर रखा जाए। इसी हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वकील हामिद खान ने यह मुतालबा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सीनियरिटी का असूल मद्देनजर रखा जाए।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।